नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई की सूची में आर्यन खान की अर्जी 57वें नंबर पर है, जबकि इस वक्त 44वें नंबर की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले आपको बता दें, एनसीबी ने एक हलफनामा दायर कर जमानत का विरोध भी किया है। तो आपको हम बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई दरअसल जो आज होने वाली है, लेकिन ये जो सुनवाई है ये 57वें नंबर पर है। इस बीच आपको बता दें, जो कुछ भी मामले चल रहे हैं, 44वां मामला इस वक्त अभी वहां पर नंबर की अर्जी जो है 44वें नंबर की अर्जी, उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। यानी कि थोड़ा वक्त करना होगा, इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या आर्यन को आज जमानत मिलती है या फिर नहीं। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि दरअसल क्या है पूरा मामला। एनसीबी ने जो दायर किया है अपनी तरफ से जवाब, उसमें जांच प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, ये कहा गया है एनसीबी की तरफ से। एनसीबी ने दरअसल अपना जवाब दाखिल कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और अपनी तरफ से ये कहा गया है कि गवाह जो प्रभाकर है उसका हलफनामा इसका सबूत है, ये बताते हुए कि जांच को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है। जांच प्रभावित हो सकता है, साथ ही कोर्ट में केस होने के बाद भी प्रचारित किया गया है इस पूरे मामले को, क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्ट में है पूरा मामला, उसके बाद भी किस तरह से प्रचारित किया जा रहा है और किस तरह से अफेक्टेड हो सकता है आगे जांच, इसका हवाला दिया है। शाहरुख की मैनेजर गवाह को प्रभावित कर रही हैं, यह भी बात सामने आई है कि शाहरुख की जो मैनेजर है वो गवाहों को प्रभावित कर रही है, और इसी आधार पर पहले जमानत खारिज की गई है। ये भी बात एनसीबी की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती वाले मामले का भी हवाला दिया गया है। तो आर्यन केस की पूरी जांच के उचित वक्त चाहिए। एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के उचित वक्त उसे चाहिए, और रिया चक्रवर्ती के केस को आधार बनाया है, क्योंकि ये एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत इस तरह से नहीं मिल सकती है, इसका हवाला भी दिया गया है एनसीबी की तरफ से। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, और एनसीबी की तरफ से खास तौर पर और क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर पिछले दिनों जितने हमले हुए थे उसी को उसी पर पलटवार कर दिया है। अगर कम से कम जो हलफनामा अगर देखें तो उसी आधार पर, चाहे प्रभाकर की बात की जाए जो पंचनामा जिसने किया था, वो जिस तरह से उसने पलटा, तो उसी को आधार बना दिया है, उसी पर पलटवार कर दिया कि देखिए किस तरीके से जांच को प्रभावित किया जा रहा है। और जैसा आपने बताया कि जो शाहरुख के मैनेजर हैं उनके बारे में कहा गया है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है। सेशन कोर्ट में भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो लगातार कह रही थी कि उसमें से कुछ आरोपी हैं जो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, वो प्रभावशाली परिवार से आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैंने ही सुबह आपको बताया था, आज तक लगातार सुबह से बता रहा है कि जमानत के पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो दांव करेगी। कल सेशन कोर्ट में एफिडेविट 2 दाखिल की गई थी। एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से, जिसमें एनसीबी ने कहा था कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है, जो गवाह है, जो पंचनामा जिन्होंने किया है उनको बाकायदा हॉस्टाइल किया जा रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि हाईकोर्ट में उसको रखा जाए, और रखा भी। दूसरा, समीर वानखेड़े की तरफ से जो वो कह रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, मैं इस जांच को सुपरवाइज कर रहा हूं। तो बहुत मुमकिन है कि देखिए जब ये बेल की हियरिंग होगी तो ये सब चीजें सामने रखी जाएंगी, और इस पे काफी गर्मा गर्म बहस होने वाली है। हालांकि अभी तक बहस की शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन यह है कि कम से कम आज तो जमानत लगता नहीं है कि मिलेगी, क्योंकि जब बहस की शुरुआत होगी तो दोनों पक्षों की तरफ से एक लंबी बहस चलने वाली है। तो अब फिलहाल इंतजार सभी को इस बात का है कि कब हाईकोर्ट में ये बहस शुरू होगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह के रिप्लाई फाइल किया उसको देखकर तो कम से कम यही लगता है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर जिस तरह से हमले किए जा रहे थे, उसी हमले को आधार बना करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पलटवार किया है। जबकि जो आर्यन के वकील है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारा प्रभाकर जो पंचनामे में था, जो आरोप लगा रहा था, उससे किनारा किया है आर्यन की टीम ने। तो एक सधे अंदाज में अब ये अदालती लड़ाई आगे चलेगी। बेल की सुनवाई होगी, जब बेल पर सुनवाई होगी तब देखना होगा कि किस तरीके का आर्गुमेंट होता है। बिल्कुल, और अभी जो है 44वां नंबर जो केस है वो चल रहा है अरविंद, और जहां तक आर्यन के केस की बात की जाए तो 57वां नंबर है शायद आर्यन के केस का। तो ऐसे में बीच में वो लंच ब्रेक की भी बात आ जाती है, बीच में लंच ब्रेक होगा,
क्या यह भी संभव है कि लंच ब्रेक के बाद अगर पिछली जो सुनवाई चल रही है मामलों की वो पूरी नहीं होती तो हो सकता है कि आज सुनवाई भी ना हो? क्या ये इस बात की भी संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए जो आपको बताऊं कि जो सीरियल नंबर था, उस सीरियल नंबर में काफी पीछे था ये मामला। तो जब सुनवाई होगी तो बहुत मुमकिन है कि सुनवाई ना भी हो पाए। ये सब कुछ डिपेंड करता है हाई कोर्ट पर और जो वकील हैं उन पर कि किस तरीके से वो जज को कन्विंस करते हैं। लेकिन अभी तक तो सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन कम से कम ये बात जरूर क्लियर है कि आज तो जमानत नहीं होने जा रही है, क्योंकि ये बहस पूरी होगी। पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद फिर आर्यन समेत तमाम जो आरोपी हैं उनके वकील अपनी बात रखेंगे, और बहुत सेशन कोर्ट में ही 2 से 3 दिन लग गए थे बहस पूरी होने में। तो ये देखना होगा, क्योंकि अदालत की प्रक्रिया है वो आप सभी को मालूम है कि किस तरीके की होती है। तो अभी ये होगा, बहुत मुमकिन है कि सबसे पहले जमानत से पहले तो इस पर बहस हो जाए कि जिस तरीके से एनसीबी ने हलफनामा दाखिल किया है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जांच को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, उस पर बहस हो जाए। दूसरी बहस समीर वानखेड़े की जो एप्लीकेशन थी उस पर बहस हो जाए, क्योंकि लगातार जो अटैक हो रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर, एनसीपी के नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक के बाद एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से की इस जांच से जुड़े लोग वो मीडिया के सामने आ रहे थे। एक प्रभाकर का हलफनामा वो सामने आया था। अब जितनी मुझे समझ और जितना सब कुछ पढ़ने में समझ में आ रहा है, उन्हीं सबको आधार बनाकर पलटवार कर दिया कि जी देखिए किस तरीके से चीजों को प्रभावित किया जा रहा है। तो वही आधार बनाकर ये भी कहा जाए कि जमानत को खारिज किया जाए, जमानत न दी जाए। तो तमाम दलीलें जो हैं एनसीबी आज अपनी तरफ से जो दाखिल करना था, हालांकि अपना बयान दाखिल कर चुकी है, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि आगे जो है क्या होता है, कैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है। इस बीच आपको बता दें कि आर्यन की जमानत अर्जी से पहले आज तक को आर्यन और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है। 2019 और 2021 के चैट में दोनों ड्रग्स को लेकर बात करते हुए दिख रहे हैं। आर्यन खान अनन्या से कहता है कि तुमने वीड खरीदा। अनन्या जवाब देती है कि उसे मिल रहा है, वो काम पर लगी है, ये काफी डिमांड में है, तुम्हारे लिए सीक्रेट रूप से लेती हूं। तो देखिए इस तरह के चैट्स जो हैं वो सामने आए हैं, और इस तरह के एक चैट नहीं, इस तरह के कई सारे चैट्स जो हैं वो ऑलरेडी एनसीबी के हाथ लग चुके हैं, जिसे एनसीबी जो है वो कोर्ट के सामने जाहिर सी बात है रखेगी। ये तमाम सबूत के तौर पर इन सारी चीजों को रखा जाएगा। अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, देखिए सुनवाई तो आज होगी और जाहिर सी बात है जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि एनसीबी जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि इस पूरे मामले में बेल ना मिले, लेकिन ये जो चैट्स सामने आ रहे हैं जो हमें भी हाथ लगे हैं, ये बहुत अहम सबूत हो सकते हैं और आर्यन के लिए मुसीबत का फंदा। जी बिल्कुल, देखिए आर्यन की मुसीबतें तो बढ़ी हुई हैं पहले से, क्योंकि वो गिरफ्तार हैं, उनको सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिली है, ऑथर रोड जेल में बंद है। लेकिन ये चैट जो अनन्या पांडे है उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह के ये चैट है जिसमें बाकायदा आर्यन डिमांड कर रहे हैं वीड की और वो कह रहे हैं आई एम गेटिंग इट, मैं प्रोवाइड कराऊंगी, और आर्यन कहते हैं सीक्रेट तरीके से दो। तो इसमें प्रथम दृष्टया प्राथमिक तौर पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में तो यही लग रहा है कि जो ड्रग है वो प्रोवाइड करा रही है, हालांकि ये एस्टेब्लिश करना अभी बाकी है। इसी वजह से 2 बार अनन्या पांडे से पूछताछ हो चुकी है, आगे भी पूछताछ होगी, लेकिन कड़ियां जोड़ना सबसे अहम होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस तरह से ये कड़ी जोड़ती है। लेकिन इस तरह के कई एविडेंस जब आर्यन समेत जितने आरोपी थे उनके मोबाइल को सीज किया गया, तो इस तरह के चैट निकले, तो ये सपोर्टिव एविडेंस जरूर हो सकते हैं, सीधे एविडेंस तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इस तरह के चैट्स मिले तो इसके आधार पर एविडेंस भी कलेक्ट करने होंगे, और जब चार्जशीट आने वाले दिनों में चार्जशीट दाखिल होगी तो उसमें भी ये चीजें होंगी। 20 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें आर्यन भी आरोपी है, आर्यन भी शामिल है। जो 2 इंटरनेशनल ड्रग पैडलर को भी अरेस्ट किया गया है। सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट इसमें जोड़ा गया है, जो जिसका मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी के तहत क्रूज पार्टी में जाना और ड्रग्स पार्टी करना। तो यही 29 जो एनडीपीएस एक्ट है, कॉन्स्पिरेसी जिसको कहते हैं, वो गले की फांस बना हुआ है सभी के लिए, और इसी आधार पर सेशन कोर्ट से भी जमानत खारिज हुई थी। लेकिन इस तरह के कई व्हाट्सएप चैट हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगे हैं। आर्यन ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अनन्या पांडे
की मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई हैं। इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में लगातार बिल्कुल अरविंद, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि एक तरफ आर्यन की जमानत पर कानूनी दांव-पेच चल रहे हैं, दूसरी तरफ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों को लेकर आज समीर वानखेड़े के बचाव में उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन मीडिया के बीच आए। मीडिया के सामने आई समीर के पिता का जाति सर्टिफिकेट जारी कर नवाब मलिक के आरोपों को झूठा करार दिया। सारी चीजें आज ही खुलासा कर देने की जरूरत नहीं है। कम से कम पहली शादी हुई थी, ये तो मामला सामने आ गया। अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था, बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई, इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा। इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूव भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो गया। जो चीजें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए, एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था। वो डरा हुआ था, उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। तो ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। 20 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें किस तरह से एक निगरो को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है। फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है, जो पत्र में लिखा गया है। हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीजों की भी जांच हो। हमें जान का खतरा है और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियां दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा। अब देखिए हम आपकी कैसे परेड कराते हैं, हम आपको पब्लिक में जला देंगे। तो आई थिंक ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। आई एम श्योर थ्रू साइबर सेल की ये कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं। और यास्मीन वानखेड़े जो कि समीर वानखेड़े की बहन है, वो भी सामने आई, मीडिया के सामने आई, क्या कुछ कहा उन्होंने। और इस बीच जो है नवाब मलिक क्या कुछ कह रहे हैं, इन दोनों की बातें सुनिए। मुझे धमकियां आई, मैंने कोई फ़ोन, मेरे जो नंबर है हमने बंद रखा है। कुछ अलग नंबर पे बातें मेरी होती हैं जो व्हाट्सएप पे और फेस टाइम पे है, लेकिन जो धमकी के कॉल आए वो कार्यालय में आए हैं। वो सारे टेलीफोन
जो पुलिस का मंत्री के कार्यालय में जो ऑपरेटर होता है वो पुलिस का एक सिपाही होता है। जो भी चीज़ें उसको मिलती है वो रिकॉर्ड करके अपने जो उनका डिपार्टमेंट है उसको भेजता है। मुझे भी जानकारी उसने दी है, वो भी खत के द्वारा हमने गृह मंत्री को दिया है। डर और थ्रेट्स तो है। आज देखिए कि हमारे काम क्या है और हम किस लेवल पे आके आप लोगों से बात करें। हमने तो आपको नहीं बुलाया था, ये तो नवाब जी का काम है। हम हमारे काम हम काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज हैं। तो आज हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है। हाँ, हमको मिल रहे हैं थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। मुझे भी लगता है 4-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देना चाहिए हर रोज, और कोई झूठा एविडेंसेस निकाल के मुझे भी लगता है कि पेश करना चाहिए। शायद जब तक इमीडिएट जस्टिस ट्रायल, आई थिंक इट्स अ मीडिया ट्रायल, तो ये जब तक नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जैसे आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसे ही वाहियात और घटिया सवालों पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। जया, बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा वार किया है। योगी ने कहा है कि कांग्रेस, बीएसपी, एसपी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली तो संभाल नहीं पा रहे हैं, यूपी की चिंता कर रहे हैं। दिल्ली संभाल नहीं पाए, छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।